रात के ठीक 2 बजे कबीर उठा पानी पीने के लिए। किचन की लाइट बिना जलाए ही वो अंदर गया। उसने देखा कि सामने सिंक के पास कोई खड़ा है, लाल कपड़े, खुले बाल, पीठ उसकी तरफ। उसने कांपते हुए कहा, मी मी मीरा। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, वो मीरा थी, उसकी मरी हुई बीवी। आज सुबह ही उसका अंतिम संस्कार हुआ था। यह पहली बार था जब कबीर को समझ आया कि मृत्यु का मतलब यह नहीं कि कोई चला गया। कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि मोह उन्हें बांध लेता है। स्थान शिवगढ़, एक छोटा लेकिन शांत पहाड़ी कस्बा जहां हर आवाज जंगलों में गूंजती है। शिवगढ़ में पोस्टिंग के 2 साल बाद कबीर शर्मा की मुलाकात स्कूल की अध्यापिका मीरा राजपूत से हुई। शुरुआत में बस आम बातें हुईं, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें गहरी होती गईं। कभी स्कूल मीटिंग्स, कभी टीचर्स एसोसिएशन की चाय पर चर्चा, और फिर वो चर्चाएं लंबी शामों में बदल गईं। कबीर को मीरा की आंखों में एक ठहराव दिखता था, और मीरा को कबीर की बातों में वह सम्मान महसूस होता जो हर स्त्री अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद कबीर ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर मीरा से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ उम्र बिताना चाहूं तो क्या तुम वो मुझे अपनाओगी? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं पहले से ही तुम्हें अपना मान रही हूं। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक सच था। निशा, मीरा की छोटी बहन। निशा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार और सहज स्वभाव की लड़की थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही कबीर और निशा के रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। कबीर ने कभी इस रिश्ते के लिए हां नहीं कहा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। कबीर के दिल में सिर्फ मीरा थी। आखिरकार उसने मीरा को मिलने बुलाया। मीरा, एक बात कहनी है, लेकिन नहीं जानता कि कैसे कहूं। इतने महीनों में अब भी मुझसे कुछ कहने से डरते हो? कबीर ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आने ही वाला था, लेकिन तब तक घर वालों ने मेरा रिश्ता तुम्हारी छोटी बहन निशा से तय कर दिया। मीरा के चेहरे पर एक पल को सख्ती आ गई। निशा से? हां, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं कहा है, पर अब चुप नहीं रह सकता। मीरा, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। वो चुप रही। तुमने निशा से कुछ कहा? कबीर ने पूछा। नहीं, अभी तक नहीं। मैं चाहता हूं यह बात तुम ही उसे समझाओ। वो समझदार लड़की है, शायद समझ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक मीरा कोशिश करती रही, कभी किचन में, कभी कमरे में, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो बस मुस्कुराकर निकल जाती और निशा भी कुछ नहीं पूछती। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई, बरामदे में खड़ी निशा के पास गई। निशा, एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। दीदी, इतनी सीरियस क्यों हो? सब ठीक तो है? कबीर, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया गया है वो मुझसे प्यार करता है। निशा का चेहरा पल भर को भाव शून्य हो गया। कुछ सेकंड की लंबी खामोशी के बाद निशा धीरे से बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हां, मैंने कभी चाहा नहीं था कि ये ऐसे हो। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना, बस ये सब बस हो गया। निशा लंबे समय तक बस मीरा को देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप खुश रहो दीदी, बस यही काफी है मेरे लिए। मीरा की आंखें झलक उठी। उसने निशा को कसकर गले लगा लिया। बाद में कबीर ने भी निशा से माफी मांगी। निशा बस कबीर से इतना बोली, कभी इन्हें मेरे दुख का एहसास मत होने देना, बस दीदी को टूटने मत देना। 3 साल बाद एक नींद जिससे वह कभी जागी नहीं। मीरा और कबीर की शादी को 3 साल ही हुए थे। प्यार वैसा ही था। रोज सुबह कबीर चाय बनाता, मीरा बालों में फूल लगाकर उसे तंग करती, और रात को दोनों एक साथ बैठकर पुरानी बातें करते। पर सब कुछ एक रात में बदल गया। एक रात मीरा ने कहा, दिल भारी सा लग रहा है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक सीने में दर्द उठा। अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने सिर झुका लिया, हार्ट फेल। उस रात कबीर की दुनिया बदल गई। उसके दिल की धड़कन रुक गई। गांव के श्मशान घाट में अगली सुबह मीरा का अंतिम संस्कार किया गया। मीरा को शादी के जोड़े में विदा कर दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। पंडित ने कई बार मंत्र पढ़े,
लकड़ियां डाली और कबीर ने अग्नि दी। पर जैसे ही आग जलने लगी, साथ साथ धुआं भी उठता रहा, पर शरीर भस्म नहीं हो रहा था। चिता पूरी तरह भड़कने के बजाय बस धीमे धीमे सुलग रही थी। लोगों के बीच फुसफुसाहट हुई। ये शरीर त्यागना नहीं चाहती, ये आत्मा मोह में फंसी है, ये जाना नहीं चाहती। कबीर ने यह सुना, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि शब्द उसके कानों में घुलते ही खो गए। बस एक अजीब सा बोझ उसके सीने में बैठ गया। उस रात कबीर अकेले घर लौटा। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। बीच रात वो किचन में पानी लेने गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, हाथों में वही चूड़ियां। चेहरा धुंध में था, लेकिन वो पहचान गया। कबीर का गला सूख गया। मीरा। उसके होंठ थोड़े हिले, जैसे वो मुस्कुराई हो, और फिर अंधेरे में समा गई। इसके बाद कबीर को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा तो जरूर, लेकिन दिमाग उसी किचन के दरवाजे पर अटका था। कबीर सोच रहा था, क्या सच में मैंने उसे देखा? ये मेरे दिमाग का खेल है? उस रात में कई बार उसने उठकर किचन में जाकर देखा। हर बार बस खालीपन था, सिर्फ फ्रिज की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक। सुबह होते ही उसने निशा को फोन किया। आवाज में घबराहट और अकेलापन साफ झलक रहा था। निशा, कल रात मुझे लगा जैसे मैंने मीरा को देखा। जीजू, आपको अकेलेपन ने परेशान कर दिया है, मैं आ रही हूं। उस दिन के बाद से निशा अक्सर उससे मिलने आने लगी। कभी कुछ खाने का बहाना, तो कभी पुरानी बातें करने का। कई बार वह देर तक बैठी रहती, और कई रातें ऐसी भी थीं जब वह वहीं रुक जाती। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। कभी हंसी तो कभी चुप्पी, कभी बस एक दूसरे को देखना जैसे कोई नया रिश्ता बनने को तैयार हो। लेकिन दोनों को यह एहसास नहीं था कि जिस घर में वो करीब आ रहे थे, वहां कोई और भी मौजूद था। मीरा के जाने के बाद कबीर का अकेलापन अब सबके सामने साफ दिखने लगा था। निशा अक्सर उससे मिलने आती, उसके लिए खाना बनाती, घर साफ करती। जब कभी कबीर कहता, आज रुक जाओ, घर लौटने में देर हो जाएगी, तो निशा घर वालों को फोन करके कह देती, आज मैं यहां रुक जाऊंगी। धीरे धीरे दोनों की ये मुलाकातें घर और गली में चर्चा का विषय बनने लगी। लोग कहते, शायद दोनों एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं। ये बात दोनों परिवारों तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि सही समय आने पर इनसे शादी की बात कर ली जाए। पर इस पूरी कहानी को कोई और भी देख रहा था, यानी मीरा की आत्मा। वो अक्सर कबीर और निशा को साथ बैठा देखती, कभी खिड़की के पास खड़ी रहती तो कभी दरवाजे के पीछे। धीरे धीरे लोगों ने भी रात में गली में उसके दिखने की बातें करनी शुरू कर दी। कल रात मोड़ पर किसी को लाल साड़ी में देखा और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। भाई कबीर के घर के बाहर एक औरत खड़ी थी, चेहरा धुंधला और बाल बिखरे थे। घर में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी कबीर देर से लौटता तो देखता कि किचन का सामान इधर उधर बिखरा है। कभी शाम को लौटकर किचन में जाता तो गर्म चाय तैयार मिलती। वो सोचता, शायद निशा आई होगी और बनाकर गई होगी। लेकिन कई बार तो ऐसा तब भी हुआ जब निशा आई ही नहीं थी। एक शाम जब कबीर घर लौटा तब निशा किचन में चाय बना रही थी। उसने धीरे से पुकारा, निशा। वो पीछे मुड़ी और कबीर का दिल रुक सा गया। वो चेहरा निशा का था, लेकिन आंखें, मुस्कान और वो हल्का झुकाव सब मीरा का था। वो कुछ देर बस देखता रह गया। जब निशा ने उसे आवाज दी तो वह होश में आया और उसे अब निशा दिखी। उस रात कबीर को एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ बाहर से ही नहीं देख रही, वो निशा के अंदर भी आ रही है। कभी कभी पूरी तरह। वो निशा के जरिए कबीर से प्यार करने की कोशिश करती थी, पर निशा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। दिन गुजरते रहे, लेकिन कबीर का चयन जाता रहा। मीरा अब सिर्फ गली के मोड़ पर या किचन में नहीं दिखती थी, वो हर जगह थी। कभी सुबह दफ्तर जाने से पहले वो दाढ़ी बनाते हुए आईने में देखता तो पीछे मीरा खड़ी होती। कबीर पलटता तो पीछे कोई नहीं होता। कभी टीवी देखते हुए कमरे के कोने में लाल साड़ी का किनारा हिलता दिखता। रात को सोते वक्त बिस्तर के पास किसी के बैठने का एहसास, पर आंख खोलो तो सिर्फ अंधेरा। और सबसे खौफनाक, कभी कभी आधी रात को नींद खुलती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके सीने पर बैठा है। ठंडी सांस उसके चेहरे पर आ रही है और फिर धीरे धीरे वो वजन हल्का हो जाता,
कबीर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि मीरा अब सिर्फ बाहर नहीं है, वह निशा के अंदर भी आती है। कभी कभी निशा कबीर से ऐसी बातें करती जो सिर्फ मीरा जानती थी। एक शाम कबीर ने बस यूं ही कहा, वो पुराना लाल दुपट्टा कहां है जो तुमने हमारी पहली दिवाली पर पहना था? निशा ने बिना सोचे जवाब दिया, अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा है, और उसके साथ वो चांदी की पायल भी है जो तुमने पहली बार खरीदी थी। कबीर सन्न रह गया। यह बातें तो सिर्फ मीरा को पता थीं, निशा को कैसे पता? और फिर अगले दिन जब उसने फिर उसी बारे में पूछा तो निशा ने उलझे चेहरे से कहा, कौन सा दुपट्टा? मुझे याद नहीं। उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ मासूमियत थी। यानी कल रात जो जवाब दे रही थी वो निशा नहीं, मीरा थी। इसी बीच घर वालों ने उनकी शादी की बात पक्की कर दी। सबको लगा कि यह दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती, अजीब रुकावटें आने लगीं। एक बार कार्ड छपते छपते प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई। दूसरी बार पंडित जी अचानक बीमार पड़ गए और मुहूर्त बदलना पड़ा। आखिरकार तमाम बाधाओं के बाद उनकी शादी हो गई। पर शादी के दिन भी जब कबीर ने फेरे के वक्त निशा का हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। निशा ने धीरे से उसकी ओर देखा और होठों पर वही मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ मीरा की थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। निशा घर के काम संभालने लगी। कबीर से उतनी ही नरमी और अपनेपन से बात करती जैसे कोई नई दुल्हन करती है। लेकिन कबीर ने महसूस किया कि उसका सजना संवरना बिल्कुल वैसा ही है जैसा मीरा करती थी। वो वही लाल बिंदी लगाती, वही इत्र लगाती जिसकी खुशबू कबीर पहचानता था, वही साड़ी जो मीरा की पसंदीदा थी। पहले कबीर ने सोचा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन जब उसने देखा कि निशा किचन में वैसे ही चाय बना रही है, उसी तरीके से जैसे मीरा बनाया करती थी, पतीले में पानी डालने से पहले पत्तियां हल्की सी भूनना, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा। निशा की चाल, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, सब कुछ मीरा की तरह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कबीर ने दूसरी बार मीरा से शादी कर ली हो। लेकिन डर वहीं से शुरू हुआ। रात को जब कबीर और निशा सो जाते तो कई बार कबीर की नींद एक एहसास से खुलती कि बिस्तर के पास कोई खड्डा है। लाइट जलाने पर बिस्तर खाली होता, लेकिन खिड़की आधी खुली होती और बाहर गली से किसी औरत के पायल की छन छन की आवाज आती। निशा अक्सर बिना वजह के घंटों आईने के सामने बैठी रहती। अपनी साड़ी का पल्लू वो बार बार ठीक करती। एक दिन उसी आईने में कबीर को देखते हुए उसने कहा, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। कबीर की नजरें उसके हर हाव भाव पर थीं। आज उसने ठान लिया था कि वो सच सामने ले आएगा। मीरा। निशा के हाथ रुक गए। कुछ पल उसने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत धीरे से उसने सिर घुमाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो कबीर सालों पहले देख चुका था। मीरा, ये तुम हो ना? निशा धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई और बिना पलक झपकाए कबीर की तरफ देखा। मैं कहीं नहीं गई थी कबीर, तुमने मुझे जलाया जरूर, लेकिन मेरा प्यार मरा नहीं। निशा का शरीर क्यों, यह उसका जीवन है, तुम्हारा नहीं। तुमने मुझे चाहा था, मेरी जगह कोई और कैसे ले सकती है? अब यह शरीर मेरा है और तुम भी। तुम पागल हो गई हो। पागल नहीं, तुमसे अलग होने के दर्द ने मुझे जिंदा रखा है कबीर। लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि मैं निशा को ऐसे ही छोड़ दूं, तो तुम्हें मुझे कीमत देनी होगी। कीमत? कैसी कीमत? उसने अजीब और खतरनाक मांगे करना शुरू कर दिया। तुम्हें पवित्र तेल से दिया जलाना होगा और 7 रातों तक उसे कोई ना देखे, बस जलता रहे। उस मंदिर की मूर्ति लाकर दो जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और एक रात उसकी आवाज ठंडी और पत्थर जैसी हो गई। एक बलि चाहिए, बकरा नहीं या मुर्गा नहीं, इंसान की। कबीर डर के मारे कुछ कह नहीं पाया। वो जानता था अगर उसने मना किया तो शायद मीरा निशा की जान ले लेगी। कबीर को अब समझ आ गया था कि यह मोहब्बत नहीं, पागलपन था। और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह निशा को हमेशा के लिए खो देगा। कबीर अब टूट चुका था। मीरा की आत्मा की अजीब और खतरनाक मांगे, निशा का बदलता स्वभाव और अब निशा का गर्भवती होना, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे।
आखिरकार एक रात उसने तय किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। गांव के बाहर पहाड़ी रास्तों के बीच एक पुराना आश्रम था जहां बाबा भैरवराज रहते थे। कहते हैं कि बाबा ने कई खतरनाक आत्माओं को मुक्त किया है। कबीर ने जैसे ही बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाई, बाबा की आंखें सिकुड़ गईं। बेटा, मोह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है। प्यार और पागलपन में फर्क मिट जाता है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। यह काम आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर तेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो यह आत्मा तुझ पर या तेरे बच्चे पर भी सवार हो सकती है। कुछ पल की खामोशी के बाद कबीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं बाबा, बस निशा को बचा लीजिए। बाबा ने एक मोटे पीले कागज पर सामग्री की सूची लिखी। श्मशान की राख जो अमावस्या की रात ली गई हो, पीपल के पेड़ की सूखी टहनी, काले तिल और सरसों के तेल का दीपक, लाल धागा जो किसी विधवा के हाथ से बंधा हो, और सबसे आखिरी एक मुट्ठी भर मिट्टी उस जगह की जहां मीरा का अंतिम संस्कार हुआ था। अमावस्या के 2 दिन बाद बाबा शाम को कबीर के घर आए। हॉल में एक गोल घेरा बनाया गया, चारों दिशाओं में दीपक रखे गए और बीच में हवन कुंड। निशा को घेरे के अंदर बिठाया गया। उसके माथे पर सिंदूर का गोला बनाकर बाबा ने काले तिल का तिलक लगाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा का रुख बदल गया। खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगीं, जैसे कोई हाथों से उन्हें पीट रहा हो। निशा का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। और फिर, कबीर, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये शरीर अब मेरा है। मीरा, ये गलत है। निशा को छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। कबीर चिल्लाया, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। मैं तेरा पहला और आखिरी प्यार हूं। बाबा ने तुरंत पीपल की टहनी को हवन में डाला और श्मशान की राख निशा के चारों तरफ छिड़क दी। ओम शप प्रेत मोचनाय नमः मंत्रों की गूंज से कमरा भर गया। तभी अचानक निशा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। कबीर ने पहली बार महसूस किया कि यह अब सिर्फ उसकी पत्नी की आत्मा नहीं है, यह हद से ज्यादा डरावनी बन चुकी है। फिर बाबा ने आदेश दिया, कबीर, वो मिट्टी ला जहां इसका संस्कार हुआ था। कबीर ने कांपते हाथों से थैली खोली और मिट्टी बाबा को दे दी। बाबा ने वह मिट्टी हवन की आग में डालते हुए कहा, जैसे यह शरीर धरती में मिला, वैसे ही तेरी आत्मा अब धरती में मिले, मुक्त हो जा। जैसे ही यह कहा गया, निशा ने एक भयानक चीख मारी। उसका सिर पीछे को झुक गया और एक काली राख उसके शरीर से निकलकर धुएं की तरह ऊपर उठी, फिर हवन की लपटों में समा गई। निशा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरा ठंडा हो गया। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, खत्म हुआ, लेकिन याद रख, मोह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। अगली सुबह जब निशा की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। कबीर के दिमाग में बाबा ने जाते जाते जो कहा वही गूंज रहा था कि आत्माएं भी मोह में फंस जाती हैं और मोह प्रेम से ऊपर हो जाए तो वह भूत बन जाता है। कुछ दिन बाद जब निशा थोड़ी ठीक हुई, कबीर ने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे मीरा की आत्मा उसके अंदर आ गई थी और कैसे तांत्रिक बाबा ने उसे मुक्त किया। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। मतलब, दीदी, मेरे अंदर, उसकी आवाज कांप रही थी और वो रो पड़ी। एक शाम कबीर ने दोनों परिवारों को बुलाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया। कबीर ने बाबा की आखिरी चेतावनी भी दोहराई। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों परिवारों ने आपस में बैठकर फैसला लिया कि इस घर में रहना अब ठीक नहीं। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।